हेलो एवरीवन। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेज ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, यानी कि पठन कौशल विकसित करने के तरीके। अब पठन कौशल को विकसित करने के तरीके क्या हैं? अब इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि अब देखो, सभी को पता है कि जब भी बच्चा के घर पे होता है, ठीक है, बच्चे के अक्सर घर पर ही सीखते हैं। कुछ भी बोलना सीखेंगे तो वो घर पर सीखेंगे, ठीक है। यानी कि जो उनके घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाएगी, यानी कि लोकल लैंग्वेज जो भी हम यूज करेंगे, उसको तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, जैसे वो स्कूल जाएगा तो उसे और अच्छे से उस चीज को सिखाया जाएगा ताकि वो लोकल लैंग्वेज से निकल के जो भी उनको हिंदी है या इंग्लिश है उसको वो सीख सके, ठीक है। अब घर में क्या है, बच्चे जो सीखते हैं वो लगभग क्या सीखते हैं, मतलब अक्षरों को वो तोड़कर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्कूल में जाकर के टीचर का क्या काम है कि वो सिखाएंगे बच्चों को कि अक्षर को पूरा जोड़कर कैसे बोला जाएगा, ठीक है। कुछ अक्षर जो है बच्चे घर से सीख लेते हैं और कुछ जो है टीचर उनकी हेल्प करके सिखाते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या है कि टीचर को भी शब्दों का जो ज्ञान है वो होना चाहिए, तभी वो आगे बच्चों को भी जो है बता सकते हैं, ठीक है। टीचर्स भी इसमें बच्चों की काफी हेल्प करते हैं ताकि जो भी नेक्स्ट उनका लेवल होगा लैंग्वेज का उसको वो अच्छे से समझ सकें। अब देखो, इसमें पठन कौशल का अर्थ क्या है। ये बोलता है कि भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चारित रूप है। यानी कि भाषा शब्द से ही क्या ज्ञात होता है कि जो भाषा है उसका उच्चारित, यानी कि हम जो बोलेंगे वो क्या है, एक भाषा के रूप में ही निकल के आएगा। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो भी क्या है, एक भाषा। जैसे हिंदी भाषा हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, भाषा है, ठीक है। इसका दृष्टिकोण लिपिबद्ध है। अब इसका जो दृष्टिकोण है वो क्या है, काफी लिपिबद्ध का मतलब क्या हो, जो आपकी जो लिपि है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें काम चलेगा। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, बालक विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही अपने पारिवारिक परिवेश में श्रवण कौशल और भाषण कौशल में थोड़ी बहुत निपुणता प्राप्त कर चुका होता है। देखो, मैंने इसका एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जैसे ही विद्यालय में बच्चा प्रवेश करता है, लेकिन उससे पहले क्या है, घर से ही वो जो है कुछ ना कुछ बोलना सीख चुका होता है, जिसकी सहायता से वो आगे स्कूल में चल करके उसको थोड़ी हेल्प हो जाती है ताकि वो अच्छा कर सके। परंतु पठन कौशल के विकास के लिए उसे विद्यालय में आना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसको सीखने के लिए विद्यालय में आना ही पड़ता है। किसको? भाषा को सीखने के लिए, यानी कि पठन कौशल को विकसित करने के लिए। विद्यालय में अध्यापक ही उसे भाषा से लिखित रूप से परिचित कराता है। अब जब भी विद्यालय में बच्चा आएगा, ठीक है, तो टीचर ही क्या करेगा, बच्चे को भाषा भी सिखाएगा और उसको लिखना भी वही सिखाएगा, ठीक है। सामान्य अर्थों में देखो, सामान्य अर्थों में आप इसको बढ़िया स्केच पेन से भी लिख सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ने को ही वाचन कहा जाता है। क्या कहा है यहाँ पे, पढ़ने को ही वाचन कहा जाता है। इसको आप अंडरलाइन करके भी लिख सकते हो या फिर स्केच पेन से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि बालक जब अपनी भाषा के लिखित रूप में अक्षरों की पहचान कर उनका अपने मुख से उच्चारण करने लगता है, तब वह पठन या वाचन कहलाता है। जब भी क्या होगा, देखो दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी क्या होगा कि जो भाषा जो है हमने सीखी, ठीक है, भाषा जो है हमने सीखी है क्लास में जो सीखी है, उसको क्या है वो लिखित रूप में क्या करे, अक्षरों की पहचान करना सीखेगा। देखो जैसे यहाँ पर बालक लिखा है तो उसको जोड़ जोड़ के बोलना सीखेगा, फिर उसी को क्या करेंगे, वो लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो अक्षरों की पहचान कर उनका और अपने मुख से उच्चारण करने लगता है, अपने मुख से वो खुद बोलने लगता है, तो उस समय उसको क्या बोला जाएगा, पठन या वाचन क्रिया कहलाएगी, ठीक है। परंतु सच्चे अर्थों में अक्षरों या वाक्यों को पढ़ लेना ही वाचन नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है कि यहां पर क्या दिया गया कि सच्चाई ये है कि जो भी अक्षर हैं या अर्थ, जो भी अक्षर हैं या वाक्य हैं, उनको पढ़ लेने से ही क्या है, वाचन सक्रिय नहीं होता, ठीक है। जब तक बच्चा लिपिबद्ध अक्षरों में छिपे अर्थ को ग्रहण कर अपने ज्ञान का विकास नहीं करता, जब तक वो छोटे छोटे अक्षर जो हैं उनको जोड़ना नहीं सीखेगा, तब तक उसका जो है वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तब तक वाचन तथा उन लिपिबद्ध अक्षरों का निरर्थक है। यानी कि निरर्थक का मतलब कि यहां पर आप व्यर्थ भी लिख सकते हो कि जो जब तक उन्हें अच्छे से उन अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो अच्छे से ना तो लिख पाएंगे, ना तो उस चीज को वो पढ़ पाएंगे, ना तो वो फिर वाक्य आगे अच्छा सा वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। जब तक एक बालक को पूर्ण वर्णमाला का ज्ञान, अक्षर चिन्हों का ज्ञान, अक्षरों के जोड़ों और दो शब्दों के बीच के अंतर का ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से पठन कौशल का विकास आरंभ हो जाता है। यानी कि जब तक वर्णमाला को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उनके जितने भी अक्षर हैं, उनके जो चिन्ह हैं, ज्ञान अक्षर हैं, ठीक है, उन दो शब्दों को जोड़कर कैसे बोला जाएगा, वो उनके बीच का अंतर अगर पता नहीं होगा तो अच्छा पठन कौशल उनका
नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते, उनके जब वो बोलेंगे तो बीच में क्या होगी, उनकी रुकावट आएगी, ठीक है। किसी आधार रूप सूचना को प्राप्त करने के लिए बालक को पठन कौशल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कुछ भी ज्ञान अर्जित करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि पठन कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर पठन कौशल आपका सही होगा तभी आप उस चीज को क्या है आगे चलकर लिख सकते हो, उसे अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो और उसे व्यक्त कर सकते हो किसी दूसरों के सामने। ऐसा अगर आपको बिल्कुल भी अक्षरों का ज्ञान नहीं है, ठीक है, अगर आपको अक्षर बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आते, ठीक है, आपने सीखा है लेकिन आपको वो अक्षर पढ़ने नहीं आएगा, तो उसके बाद आप उस चीज को लिख भी नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी ये एक चीज बताई थी कि जैसे कि अक्षरों को हम कैसे बोलते हैं, कुछ बच्चे अक्षर को क्या बोल देंगे, अक्षर, तो अक्षरों को कैसे लिखा जाएगा, अ क स और रो, ठीक है, र को ओ की मात्रा और ओ लगा देंगे, यानी कि बिंदी लगा देंगे, तो इस तरह से वो अक्षरों को क्या बोलेंगे, अक्षरों। उसी तरह से विकास को क्या, कई विकास को क्या बोल देंगे, विकास बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो है शब्द अगर वो गलत बोलेगा तो लिखेगा भी वो गलत, ठीक है। तो इससे क्या है कि पहले हमें अच्छे से क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उन सभी जो वर्णमाला है उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसी से हम अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ परिभाषाएं उनको देख लेते हैं। देखो इसमें दिया गया है ए के रघुनाथ स्काई के अनुसार। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी डेफिनेशन लिखी जाएगी तो ए के रघुनाथ स्काई के अनुसार अगर आपको ठीक से आती है, ठीक है, तब तो आप इस तरह से लिख लो, अगर नहीं आती तो सेमीकोलन लगा करके डैश लगा दो, उसके बाद आप उसको लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। यहां पर इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपि व शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को वाचन कहते हैं, ठीक है। जो भी श्रुत लेख लिखे जाएंगे उनको क्या करेंगे, हम बोलेंगे, ठीक है, जो भी हम अपने मुख से बोलते हैं, ठीक है, तो उस जो शब्द निकलते हैं जो हम पढ़ के बोल रहे हैं वही क्या है ग्रहण भी करेंगे और उससे क्या होगा, वाचन, हम उसे वाचन कह सकते हैं, ठीक है। वाचन का मतलब क्या है, बोलना या फिर पढ़ना, पठन करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो पांडे के अनुसार। अब यहां पर भी कोमा, अच्छा यहां पर ना इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर लेना जब पूर्ण विराम लगाओगे, ठीक है। फिर है पांडे के अनुसार, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। पठन वह क्रिया है जिसमें ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं, यानी कि पठन वह क्रिया जिसमें ध्वनि और अर्थ, ध्वनि भी होगी और उन जो शब्दों का अर्थ होगा वो भी साथ साथ चलता है। उसके बाद पूर्ण विराम लगा करके इन्वर्टेड कोमा दोबारा से क्लोज। थर्ड डेफिनेशन है डॉक्टर आभा रानी बिष्ट के अनुसार। देखो इसमें क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे। वाचन स्वाध्याय का साधन है। वाचन क्या है, एक स्वाध्याय का साधन है। ये शिक्षार्थी भाषा पर पूर्ण नियंत्रण देता है, ठीक है। अब इंग्लिश में भी देख लो इस चीज को। रीडिंग इज द सोर्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन। रीडिंग क्या है, सेल्फ सोर्स कैसे है, सेल्फ एजुकेशन क्या है। इट गिव्स फेयरनेस फुल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज। ये क्या करता है, फुल गिव फेयरनेस फुल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, हमारी भाषा पे जो है पूरा नियंत्रण देता है, ठीक है। तो ये थी कुछ डेफिनेशन। देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आपने कैसे करना है, पहले तो आपने क्या करना है, देखो एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आपने जो है वो शीट्स को कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। अब पठन कौशल की आवश्यकता क्या है उसको समझते हैं हम, ठीक है। बारी बारी से हम जितने भी पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक। देखो वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक क्या होगा, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि बच्चा पहले क्या घर में ही सारी चीजों को सीखता है, उसके बाद क्या करते हैं, जो उसने ज्यादा ज्ञान लेने के लिए वो क्या करते हैं, इस विद्यालय में उसको प्रवेश लेना ही पड़ता है ताकि वो अच्छे से निपुण हो सके उन शब्दों और अर्थों को समझने में, साथ में और लिखने में भी, और जो भी पठन कौशल है उसका वो विकसित हो सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो स्कूल जाएंगे, ठीक है। वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक, तो इसी से क्या होगा, वाचन शिक्षा जो बच्चों को दी जाएगी और उसी की सहायता से क्या करेंगे, वो आगे अपना जो कुछ भी है टॉपिक जो है उसको अच्छे से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। 2-2 अक्षरों को जोड़ना सीख सकते हैं, उनमें वर्णमाला का जो है वो वर्णमाला को अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो लिपिबद्ध तरीके से फिर वो अक्षरों को जोड़ना भी सीख सकते हैं, तभी जाकर के वो वाचन शिक्षा में जो है बिल्कुल निपुण हो सकेंगे, ठीक है। वाचन में जो है निपुण हो सकेंगे, शिक्षा में नहीं, सॉरी, वाचन में निपुण हो सकेंगे या फिर पठन में। अब नेक्स्ट है इसमें ज्ञान बढ़ाने में सहायक। अब यहां इस पॉइंट को समझो कि ज्ञान बढ़ाने में सहायक कैसे है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बुक्स लेंगे, उन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं जो उनके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरी बुक्स को लेंगे तो उनमें क्या है कि कुछ वर्ड्स उनको ऐसे लगेंगे कि उन्होंने पहली बार सुने हैं और उनको पढ़ने में थोड़ा सा
डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज को पढ़ने के लिए। तो ज्ञान बढ़ाने का ये सही तरीका है कि आप अपनी बुक से किसी दूसरी बुक्स में भी जाओ ताकि वो भी आपको समझ आ सके। देखो जैसे आप न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले लो, अगर आपने हिंदी का कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, एकदम से आप क्या करते हो इंग्लिश का पढ़ते हो, तो वहां पर आपको क्या दिक्कत आती है, ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो वो भी क्या है, एक ज्ञान बढ़ाने में सहायता मिलती है, क्योंकि वहां भी आप कुछ ना कुछ जो है नए सीख रहे हो इंग्लिश में जाके, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा यहां से एक बात और, अगर जैसे आपने हिंदी पढ़ ली, हिंदी के बाद आप संस्कृत पढ़ते हो, तो संस्कृत में वर्ड तो हिंदी वाले हैं, लेकिन उसमें क्या विसर्गे लग जाएंगी या फिर उनके कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको बोलने में मुश्किल लगेंगे, तो वहां पर क्या आप नया कुछ सीखोगे, ठीक है। अब सामाजिक उपयोगिता इसमें क्या आएगा, देखो इसको समझते हैं हम। सामाजिक उपयोगिता में क्या आ जाएगा, देखो यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आएगा। देखो सामाजिक जो उपयोगिता है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, वाचन में या फिर पठन में। क्यों, देखो जैसे आप मार्केट में जाते हो तो कई बार क्या होता है, आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि ये मेरे पास लेटर है भाई, क्योंकि उनको इतना पढ़ना नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, आपको लेटर देंगे और बोलेंगे कि इसको प्लीज हमें पढ़ के बता दो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, उसको पढ़ के उनको सुनाओगे, तो उससे क्या है, आपकी जो है एक वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी और आप क्या है उसको अच्छे से पढ़ सकोगे। अगर आपको पढ़ना आता होगा तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो कि इस लेटर में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। या फिर कई लोग क्या होते हैं, कई बोल देते हैं कि आपको कि आप इसमें क्या है, हमें लेटर लिखना है तो लेटर लिख के आप हमें दे दो, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता होगा तभी आप क्या कर सकते हो, उस पत्र को लिख सकते हो। अगर आपको पढ़ना नहीं आता होगा तो आप उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे आप मान लो बैंक वगैरह में जाते हो, ठीक है, बैंक में जाओगे तो बैंक में कई बार क्या होता है, लाइन लगी होती है, वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फॉर्म फिलअप करना नहीं आता, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो दूसरों की हेल्प से उस फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है, या फिर उनको दे देते हैं कि आप हमारा फॉर्म जो है वो फिल करके दे दो। तो सामाजिक उपयोगिता में इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है, क्योंकि आप उनकी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और इससे आपका भी फायदा हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें देखो लोकतंत्रात्मक सहायक। अब लोकतंत्रात्मक सहायक में क्या आएगा, देखो लोकतंत्र से आप क्या समझते हो। जैसे मान लो अभी इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शन टाइम में क्या था कि जो भी पार्टी से जो भी कुछ था या फिर वार्ड मेंबर के थे जो भी था, तो उसमें क्या था कि हर एक के अपने अपने चुनाव चिन्ह थे। चुनाव चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया गया, भाषा का प्रयोग किया गया। कैसे किया गया, किसी माध्यम से किया गया होगा। देखो उसमें क्या है, वो बोला गया, ठीक है, जो भी उसमें लिखा गया था, जो भी पैम्पलेट छपे थे उनके, उसमें लिखा था कि इसका नाम ये है, आपने इस चुनाव चिन्ह पे आपने क्या करना है, मोहर लगानी है, कुछ भी लगाना है। तो वो चीजें जो थी वो बोली गई थी, ठीक है, और उसको फिर किस माध्यम से, रेडियो स्पीकर्स के माध्यम से जो है गाड़ियों में लगाया गया था। तो वो क्या है, एक लोकतंत्रात्मक सहायक है। यानी कि इससे भी क्या है, आपकी जो वाचन क्रिया है उसमें भी क्या है, प्रभाव पड़ रहा है और आप उसमें से भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है। अब मान लो इसमें ये भी एग्जांपल है ना कि इलेक्शन चले थे, ठीक है, इलेक्शन में क्या किया गया, जो घोषणाएं की गई या फिर रिजल्ट सुनाए गए, वो भी किसके द्वारा, हम जो बोलते हैं उसी की हेल्प से जो है वो रिजल्ट जो है सुनाए गए, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि इतने वोट जो है इसको पड़े, इतने वोट जो है इसको पड़े। तो उसकी हेल्प कहां पे हो गई, लोकतंत्रात्मक सहायक में। अब देखो मनोरंजन में सहायक। अब मनोरंजन में सहायक कैसे है, ये देखो इसको समझते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम कहीं बैठे होते हैं, ठीक है, और बोरिंग सा लगने लगता है, तो आप क्या करते हो, अपने आजकल तो जैसे फोन्स है, तो फोन्स में क्या करते हैं, वो कोई ना कोई कहानियां सुनने लग पड़ेंगे, ठीक है, सुनने लग पड़ेंगे या फिर कहानियों को जो है पढ़ना शुरू कर देंगे। या फिर नॉवेल्स, देखो नॉवेल्स की काफी अच्छी आदत होती है कईयों को, नॉवेल्स सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट उसमें और बढ़ता रहता है। जैसे नॉवल पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग उन्होंने कर दी और बीच में क्या हो गया, रुक गए, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो उसकी लास्ट एंडिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उस नोवेल को बैठे बैठे वो पूरा पढ़ देते हैं, ठीक है। तो मनोरंजन का एक ये भी साधन है। या फिर कोई भी पत्रिका उनको मिल जाएगी तो उसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या एक इसका एग्जाम्पल है किसका, वाचन का। तो इससे वो बोर नहीं होंगे और अच्छे से उसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। या फिर कहानी पढ़ ली या फिर कॉमिक्स वगैरह पढ़ ली, ठीक है। अब शैक्षणिक उपयोगिता में सहायक, इसको देखते हैं कि इसमें क्या आएगा, देखते हैं। देखो शैक्षणिक उपयोगिता में क्या होगा कि आप जैसे क्लासरूम में बैठे हो और आपको क्या है, चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ठीक है, चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है या फिर चैप्टर जो है आपसे ही पढ़वाया जा रहा है। मान लो हिंदी के टीचर कई बार क्या करते हैं, इंग्लिश के टीचर, तो वो क्या बोलते हैं कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ो, उसके बाद हम इसको समझा देंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, वहां पर उसको जो चैप्टर है उसको आप पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो बोलने की जो पावर है वो स्ट्रांग होती है, ठीक, वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी क्योंकि आप बोलते चलोगे, ठीक है। उससे क्या अक्षर जोड़ना आप सीखोगे और जहां पर आपको कोई दिक्कत आएगी या फिर कोई वर्ड आपसे ना बोला जाए तो आपकी जो टीचर हेल्प करेंगे, जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है।
शिक्षण में भी इसका काफी ज्यादा यूज है, क्योंकि टीचर ही आपको क्या है अक्षर जोड़ना भी सिखाते हैं और अक्षर जो है वो या फिर बोलना भी आपको वही टीचर सिखाते हैं। ठीक है, अच्छे से, यानी कि जैसे आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, अक्षरों को तोड़ तोड़ कर बोलते हो, लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल में जाकर क्या होगा, आपके जो अक्षर टूटे फूटे अक्षर होते हैं उनको टीचर क्या करता है, जोड़कर आपको बोलना सिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है आलोचनात्मक दृष्टिकोण में सहायक। अब इसको देखते हैं क्या इसमें। देखो इसमें क्या आएगा, अगर आपने कुछ नई चीज सीखी है, ठीक है, जो भी आप नया कुछ सीख रहे हो उसमें जो भी आपने बातें नहीं सीखी, ठीक है, उनका आप यूज कैसे कर रहे हो और कहां पर यूज कर रहे हो, तो उसी को क्या बोला जाएगा। देखो अध्ययन भी क्या है, एक वाचन का ही रूप है। ठीक है, जो भी आपने अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, वो क्या है, सारा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसमें सहायक है, सहायता मिलती है इसमें भी। और इससे क्या होगा, आपका जो दृष्टिकोण है वो भी क्या होगा, बदलता है। ठीक है, दृष्टिकोण भी विकसित होगा। और क्या होगा, साथ में आप कुछ नया सीखोगे और उस नई चीज को क्या करोगे, आप उसको अच्छे से लिखना सीख जाओगे, तो साथ में क्या होगा, उससे आपकी भी हेल्प होगी और किसी दूसरे की भी हेल्प होगी। देखो जैसे कि ये जो पॉइंट है ना आपका, ये आपका सामाजिक, जो ये वाला जो पॉइंट है ना सामाजिक उपयोगिता, इस और इस पॉइंट को आप एक साथ जोड़कर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस। अब इसमें कुछ हम वेज डिस्कस करेंगे। देखो इसमें कुछ जो बच गया है अब उसको मैं बता दूं कि अब जो आपके सिलेबस में है क्या क्या है। देखो वेज ऑफ डेवलपिंग में हमने क्या कर लिया, इंपॉर्टेंस इसकी कर ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंस के बाद इसमें आएगा रीडिंग लाउड, साइलेंट रीडिंग, या फिर रीडिंग अलाउड है, साइलेंट रीडिंग है, उसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग है, स्टडी स्किल्स इंक्लूडिंग यूजिंग थिजारस है, डिक्शनरी है और एनसाइक्लोपीडिया है। तो ये कुछ टॉपिक इसमें बचते हैं, इनको भी हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक होगा उसको भी हम एंडिंग उसकी कर लेंगे। उसके बाद जो है देखो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जो बाकी बुक्स हैं, ठीक है, थर्ड फोर्थ और थर्ड जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, साथ में डिसिप्लिन को भी हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे से। तो पहले तो हम इसी को कवर कर लेते हैं, इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम कवर कर लेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो शेयर इसलिए करो क्योंकि आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी इससे। ठीक है, और आपको नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे, तो आपकी जो है अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। और रही बात आपके जो एग्जाम की है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न का भी मैं बता दूंगा कि पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का। जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको यूनिट्स खत्म होने के बाद बता दूंगा। ठीक है, और साथ में ये भी बता दूंगा कि आपने पेपर की अटेम्प्टेशन करनी कैसे है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और आप अच्छे से मार्क्स ला सकें और अच्छा उसमें कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।